हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं पायल और आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बाल विकास यानी कि चाइल्ड डेवलपमेंट के कुछ बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेंगे आपके सभी टेट एग्जाम्स के लिए, चाहे वो सीटेट हो, यूपी टेट हो, एमपी टेट हो, सभी के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। एक एक करके हम इन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, संगठन का आवश्यक सिद्धांत क्या है? ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इंपॉर्टेंट सिद्धांत कौन सा है? ए है धन कमाना। तो देखिए, धन कमाना सबसे ज़्यादा आवश्यक नहीं होता है। संगठन का नाम और ढांचा भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। सी ऑप्शन विभागीय, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि संगठन का आवश्यक सिद्धांत होता है विभागीय, बहुत ज़्यादा आवश्यक। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन है, शारीरिक शिक्षा और खेलों में सबसे प्रभावी जनसंपर्क कौन सा है? यानी कि हम जो है शारीरिक शिक्षा या खेलों से संबंधित कुछ आयोजित करना चाहते हैं और उसमें हम चाहते हैं कि दूसरे लोग भी आए, है ना, जनसंपर्क हो, तो इसके लिए सबसे उचित क्या रहेगा? तो ए ऑप्शन है कि अभिभावक अध्यापक सभा, या कि हम पीटीएम आयोजित कर दें। तो देखिए, खेलों में पीटीएम आयोजित करना ये चीज़ उचित नहीं होती है। बी है गतिविधि प्रदर्शन, ये भी ठीक नहीं है। लेकिन सी जो आपको दिख रहा है खेल प्रतियोगिता, ये सबसे ज़्यादा ठीक है। क्योंकि अगर हमने खेल प्रतियोगिता आयोजित कर दी और उसमें बच्चों के पेरेंट्स को भी हमने न्योता दे दिया कि भाई आप भी आइए, है ना, हम कुछ स्पोर्ट्स डे वगैरह का आयोजन कर रहे हैं, तो ये सबसे अच्छी बात होगी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। थर्ड है, पर्यवेक्षण का मुख्य सिद्धांत या मुख्य ध्यान केंद्रित होना चाहिए। पर्यवेक्षण का सबसे ज़्यादा ध्यान केंद्रित होना चाहिए कि सीखने की स्थिति में लगातार सुधार हो। ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर पर्यवेक्षण हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है कि कहाँ पे क्या चीज़ की कमी है उसको हम लोग पूरा करें, है ना। तो सीखने की स्थिति अगर कुछ कमी है उसमें, तो उसमें सुधार किया जाए। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट है। फोर्थ है, वृद्धि निम्नलिखित कालों में से किस काल में सबसे अधिक होती है? सबसे अधिक वृद्धि कौन से काल में होती है? तो आपको पता है सबसे अधिक वृद्धि जो होती है वो शैशव अवस्था में होती है। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, शैशव काल, है ना। क्योंकि जब बच्चे का जन्म होता है उसके बाद से ही उसकी वृद्धि होना शुरू हो जाती है। बच्चे का जैसे ही जन्म होता है उसके तुरंत बाद से ये चीज़ स्टार्ट हो जाती है कि बच्चों के जो शारीरिक अंग है उसके साइज में वृद्धि होती है और साथ ही साथ शारीरिक विकास भी बच्चे का होता है, कुशलता में भी वृद्धि होती है। ठीक है, तो वृद्धि निम्नलिखित कालों में से सबसे तेज होती है शैशव अवस्था में। उसके बाद भी होती है, ऐसा नहीं है कि वृद्धि रुक जाती है, लेकिन उसकी स्पीड कम हो जाती है। फिफ्थ क्वेश्चन है, एक भावी शिक्षक के रूप में आपको डैश की आवश्यकता होगी और विभिन्न छात्रों की कक्षा के साथ जुड़ना होगा। देखिए, एक अगर हम शिक्षक बनना है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हमारे अंदर समझ हो, है ना। तो सबसे ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों के साथ कम्युनिकेट करने के लिए या बच्चों के साथ डील करने के लिए समझ होना बहुत ज़रूरी है। तो एक भावी शिक्षक के रूप में आपको समझ की आवश्यकता होगी। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो गया, समझ। सिक्स्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 37 डेकल आयु नामक घटना का वर्णन किसने किया है? देखिए, 37 डेकल आयु ये जो घटना है इसका वर्णन करते हैं जीन पियाजे। आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जीन पियाजे, जिन्होंने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है और अपने ही बच्चों पे इन्होंने प्रयोग किया था। सेवंथ है, निर्देशात्मक विकास शब्द सूचित करता है। निर्देशात्मक विकास, निर्देशात्मक विकास यानी कि हम निर्देश के माध्यम से जो है किसी का विकास करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये शब्द सूचित करता है विशिष्ट गुणों को, है ना, कुछ स्पेसिफिक या जो है कुछ विशिष्ट गुणों को ये चीज़ बता रहा है कि उस बच्चे में या किसी भी उस व्यक्ति में कुछ विशिष्ट गुण है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 8th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मनोलैंगिक विकास सिद्धांत के अनुसार, जो कि आपको पता है सिगमंड फ्रायड ने दिया है, तो इस सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो देखिए, इन्होंने जो है अपनी जो मनोलैंगिक विकास की अवस्थाएं बताई हैं, उन्होंने उसमें अलग अलग अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें से जो है कौन सी किसके निर्धारण से निर्भरता में सुधार होता है? तो देखिए, जो मौखिक है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपको पता है जो छोटे बच्चे होते हैं उनको अगर हम कोई भी चीज़ दे दें वो तुरंत अपने मुंह में ले लेते हैं, या वो अपना अंगूठा भी चूसते रहते हैं। तो वो इसीलिए करते हैं ताकि वो अपने आसपास की चीज़ों के बारे में और ज़्यादा जान पाए। बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी होती है जानने की, है ना, तो वो अपने सेंसेस का प्रयोग करके जानने के लिए कोशिश करता है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ओरल। 9th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सीखना एक तरीके से व्यवहार का बचाव है। तो देखिए, बचाव तो नहीं है, हम नई नई चीज़ें सीख रहे हैं, तो ये बचाव तो नहीं है हमारे व्यवहार का। विस्तार है, तो 9th का जो है आपका जो है ऑप्शन विस्तार, ये भी नहीं है। विस्तार होता है हमारे व्यवहार का, वो चीज़ ठीक है, लेकिन सबसे ज़्यादा करेक्ट कौन सा होगा? संशोधन है, ये भी ठीक है वैसे तो, लेकिन आपको बिल्कुल करेक्ट बताना है। तो देखिए, सीखना एक तरीके से व्यवहार का प्रसार होता है, क्योंकि हम नई नई चीज़ें सीखते हैं तो हमारे व्यवहार में नई नई चीज़ें जुड़ती जाती है, तो यहाँ पे हमारे व्यवहार का प्रसार हो रहा है। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10th क्वेश्चन है, स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। आपको पता है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? शाब्दिक अधिगम के लिए। तो देखिए, ऐसा नहीं है।
बी है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। ये ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत दिया था, ऑपरेंट कंडीशनिंग का जो है इन्होंने थ्योरी दी थी। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। 11th है छात्र के अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है, यानी कि अगर हम बच्चा कुछ बुरा व्यवहार कर रहा है तो हम उस व्यवहार को दूर करना चाहते हैं, उसमें सुधार करना चाहते हैं, तो सबसे अच्छा तरीका क्या रहेगा? बच्चे को दंडित करना। तो देखिए दंड देना तो कहीं से उचित नहीं रहता है, नज़रअंदाज करना भी उचित नहीं है, बच्चे में हीन भावना आ सकती है। उसके माता पिता को सूचित करना, माता पिता को सूचित करने से कुछ नहीं होगा, जबकि जो है बच्चे में आपके प्रति हो सकता है कि घृणा आ जाए कि भाई ये तो हमारी सारी चुगली हमारे पेरेंट्स को करती है ना। तो डी ऑप्शन है कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। तो डी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि बच्चे में जो कमी है या जो बच्चे का व्यवहार है वो गलत है, तो क्यों है पहले इसके वजह का पता लगाओ और फिर उस वजह को दूर करने के लिए उपचार भी करो। तो डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। 12th है अभिप्रेरणा का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? अभिप्रेरणा यानी कि मोटिवेशन का प्रत्याशा सिद्धांत किसके द्वारा दिया था? तो देखिए ये सिद्धांत जो है ये कौन से मनोवैज्ञानिक ने दिया था? ये सिद्धांत दिया था विक्टर ब्रूम ने। आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि मैस्लो ने तो आवश्यकता का सिद्धांत दिया था, है ना। तो आपका ए ऑप्शन सही हो गया। 13 है निम्नलिखित में से कौन सी अभिवृत्ति की विशेषता नहीं है? अभिवृत्ति यानी कि एप्टीट्यूड की विशेषता कौन सी नहीं है वो आपको बताना है। अभिवृत्ति स्थायी नहीं होती, ये परिवर्तनीय है। ये बिल्कुल ठीक है। किसी चीज़ के प्रति मेरी क्या अभिवृत्ति है, अभी मैं किसी चीज़ के लिए पॉजिटिव सोच रही हूँ, आने वाले टाइम में हो सकता है मैं उस चीज़ के प्रति कुछ नेगेटिव सोच लूँ, मेरे मन में कुछ नेगेटिव आ जाए, तो ये परिवर्तनीय तो होता ही है। ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। अभिवृत्ति हमारे व्यवहारों और क्रियाकलापों को प्रभावित करती है, ये भी बिल्कुल सही है। किसी चीज़ के प्रति हमारा कैसा व्यवहार है, पॉजिटिव सोच रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, ये हमारे जो है क्रियाकलापों को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। सी है अभिवृत्ति हमेशा वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति इत्यादि के प्रति प्रदर्शित होती है, तो ये भी ठीक है। डी ऑप्शन जो है अभिवृत्ति जन्मजात होती है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, अभिवृत्ति जन्मजात नहीं होती है। जन्म लेने के बाद जो हम अपने आसपास चीज़ें देखते हैं उसके बारे में हम जो चीज़ अपने अनुभव या अपनी धारणाएं बना लेते हैं वो आपका करेक्ट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो है सबसे जो आपको यही बताना था ना कि विशेषता नहीं है, तो ये विशेषता नहीं होती है कि अभिवृत्ति जन्मजात होती है। 14 क्वेश्चन है सीखने की प्रक्रिया और सूझ की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिकों द्वारा निर्धारित नहीं की गई है? गेस्टाल्ट मनोवैज्ञानिक आपको पता है संज्ञानवाद के लोग हैं ये, तो कौन सी जो है विशेषता इन्होंने नहीं बताई है? अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, तो देखिए अधिगम प्रक्रिया यंत्रवत होती है, एक तरीके से चलती है, ये बात इन्होंने कही है। बी ऑप्शन है अधिगम की प्रकृति लगभग स्थायी होती है, ये बात इन्होंने नहीं कही है, तो आपका जो है बी ऑप्शन करेक्ट, ठीक है। तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो गया कि अधिगम की जो प्रकृति होती है वो स्थायी होती है। ये चीज़ गलत है, अधिगम की प्रवृत्ति स्थायी नहीं होती है, अस्थायी होती है, ऐसा जो है गेस्टाल्टवादी को कहना है। 15 क्वेश्चन है एक अध्यापक ने कक्षा में पढ़ाया कि हाउस का बहुवचन हाउसेस, तो इसी अधिगम से विद्यार्थी ने माउस का बहुवचन माउसेस कर दिया। ये उदाहरण किस प्रकार के अधिगम स्थानांतरण का उदाहरण है? यानी कि पहले टीचर ने कोई चीज़ सिखाई, उस चीज़ का प्रयोग करके बच्चे ने कोई नई चीज़ सीख ली, तो ये चीज़, ये जो हस्तांतरण या ये जो स्थानांतरण कहलाता है, ये कहलाता है धनात्मक या पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन, पॉजिटिव ट्रांसफर। तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, धनात्मक स्थानांतरण। 16 है निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम की सही विशेषता नहीं है सही विशेषता वो आपको बताना है। ए है कि अधिगम प्रक्रिया सदैव ही उद्देश्यपूर्ण होती है, तो ये तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अधिगम जो है हमारा अगर कोई उद्देश्य होता है तभी हम कोई नई चीज़ सीख रहे हैं। अधिगम अभ्यास, प्रशिक्षण और अनुभव पर आधारित होता है, ये चीज़ हमारे अधिगम को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर देती है, तो ये भी सही है। सी ऑप्शन है कि मूल प्रवृत्ति और प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से व्यवहार में आया परिवर्तन अधिगम है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में आया परिवर्तन जो कि मूल प्रवृत्ति या प्रतिक्षेपी क्रिया की वजह से आया है वो अधिगम नहीं होता है हर बार, है ना। तो आपका डी जो सी ऑप्शन है वो यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा, मतलब इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 17 है कौन सा व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण नहीं है? तो देखिए परिपक्वता यानी कि हमारी मैच्योरिटी तो हमारी व्यक्तिगत विभिन्नताओं का कारण होता है। कोई ज़्यादा मैच्योर या जो ज़्यादा उम्र का व्यक्ति है वो ज़्यादा मैच्योर होगा, कोई छोटा बच्चा कम मैच्योर होगा, है ना। तो परिपक्वता तो एक कारण है, वंशानुक्रम भी एक कारण होता है, लेकिन निर्देशन कोई कारण नहीं होता है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का, ठीक है ना, कि निर्देशन कोई कारण नहीं होता है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 18 क्वेश्चन है सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया है, ये कथन किसने दिया है?
मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करती है सृजनात्मकता। ये कथन दिया है क्रो एंड क्रो ने, तो आपका जो है डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो परिभाषाएं आपसे पूछी जा सकती हैं, कुछ परिभाषाएं तैयार कर लेना बहुत ज़रूरी है। 19 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिक्षमता परीक्षण का उपयुक्त अनुप्रयोग होगा। ए ऑप्शन दे रखा है अभिक्षमता परीक्षण हमको करना है। ए ऑप्शन है कि बालक के चिकित्सा व्यवसाय या डॉक्टरी में सफल होने का परीक्षण करना, तो देखिए ये चीज़ तो उचित नहीं होगी। बी है कि बालक का बोर्ड की कक्षा को पास कर सकने के निर्धारण का परीक्षण करना, तो देखिए ये भी चीज़ उचित नहीं है, हो सकता है कि बच्चा बहुत ज़्यादा याद करके गया हो इसलिए वो पास हो गया हो। सी है कि बालक ने अध्यापक की कक्षा में क्या सीखा इसका परीक्षण करना, तो ये भी चीज़ उचित नहीं रहती है। बालक के गणित के मानकों के निर्धारण का परीक्षण करना, ये सबसे ज़्यादा जो है अभिक्षमता परीक्षण में एक उचित अनुप्रयोग होता है, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो गया। उसके बाद चलते हैं 20 क्वेश्चन पे। हमारे पास बुद्धिमत्ता के लिए संस्कृति निष्पक्ष परीक्षण क्यों है? क्योंकि देखिए बुद्धिमत्ता परीक्षण भाषा और शिक्षा के अंतर से मुक्त होना चाहिए, है ना, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, बुद्धि के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा उपयुक्त है, कौन सा सबसे ज़्यादा ठीक रहेगा वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है बुद्धि बहुआयामी होती है, ये बात तो बिल्कुल ठीक है, जिसमें परीक्षणों के द्वारा पूर्व रूप से परिमेय की जाने वाली कई योग्यताएं शामिल होती है, ये भी बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि जो भी हमारी बुद्धि में अगर कोई चीज़ है तो उसका हम लोग परीक्षण भी कर सकते हैं, तो आपका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22 है, समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है। समावेशी कक्षा कौन सी कक्षा होती है जिसमें सभी तरीके के बच्चे हैं, सामान्य बच्चे भी हैं और विशिष्ट बच्चे भी हैं, तो आपसे ये पूछा गया है कि समावेश शब्द का मतलब विशेष शैक्षिक आवश्यकताओं वाले बच्चों को नियमित कक्ष में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को डैश नियमित कक्ष में शिक्षित करना है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक समय। तो देखिए सर्वाधिक समय तो बिल्कुल करेक्ट आंसर नहीं होगा, पूरा समय ये बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्योंकि उन सामान्य बच्चों के साथ विशिष्ट बच्चों की क्लास हमेशा या पूरे टाइम के लिए लगाई जानी चाहिए। 23 है, शिक्षार्थियों यानी कि विद्यार्थियों में बहुत विभिन्नताएं होती हैं, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता सभी में होती है, इनमें से किसके या किन के लिए शिक्षक को संवेदनशील होने की आवश्यकता होती है। तो आपको फर्स्ट दे रखा है कि संज्ञानात्मक क्षमताओं और सीखने के स्तरों पर आधारित भिन्नताएं, तो ये आपको दे रखा है कि संज्ञानात्मक क्षमताएं यानी कि जो उसके बच्चे की मानसिक शक्तियां हैं उसको लेकर, और सीखने के स्तरों पर जो भिन्नताएं हैं कि सबका सीखने का स्तर अलग अलग होता है, इसके लिए जो है वो जो है संवेदनशील हो, तो ये बिल्कुल ठीक है। भाषा, जाति, लिंग, धर्म, समुदाय की विविधता पर आधारित भिन्नताएं, इसके लिए भी बिल्कुल करेक्ट है, संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी कि फर्स्ट और सेकंड दोनों। 24 है, सृजनात्मकता क्या है? बुद्धि का एक प्रकार जो उन कौशलों से संबंधित है जो संचित किए गए ज्ञान और अनुभव पर निर्भर होता है, तो देखिए ऐसा नहीं होता है, सृजनात्मकता ये चीज़ नहीं है। बुद्धि का एक प्रकार जो संसाधन की गति को शामिल करते हुए सूचना प्रक्रम कौशलों पर अत्यधिक निर्भर होता है, ऐसा भी नहीं, क्योंकि बुद्धि का कोई प्रकार नहीं है सृजनात्मकता, है ना। सी ऑप्शन है कि समस्याओं के मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानने अथवा तैयार करने की योग्यता, आपका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा कि एक ही समस्या को बहुत सारे तरीके से सॉल्व किया जा सकता है, ऐसे समाधान जब बच्चे लेकर आता है तो हम कह सकते हैं कि बच्चे में सृजनात्मकता है। 25 है, समायोजन प्रक्रिया के दौरान विद्यार्थीगण बहुत से विरोधाभासी परिस्थितियों से गुजरते हैं। उदाहरण स्वरूप एक विद्यार्थी शिक्षक के सामने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहता है, लेकिन वह शिक्षक द्वारा दंडित होने से भी डरता है। निम्न में से किसके परिक्षेप्य में इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है? यानी कि एक बच्चा है, चाहता भी है कि मैं अपने जो टीचर है उसके सामने अपनी गलती मान लूँ, लेकिन उसे डर भी लग रहा है कि अगर मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट कर ली तो टीचर मेरे को दंड देगा। तो ये इसको सबसे अच्छे ढंग से कौन सी पद्धति से हम लोग समझ सकते हैं? तो देखिए ये सबसे ज़्यादा जो सही तरीके से समझी जा सकती है ये सिचुएशन, ये समझी जा सकती है पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति, क्योंकि बच्चे में विरोधाभास उत्पन्न हो रहा है दो चीज़ों को लेकर कि अगर एक तरफ वो सोच रहा है कि मैं पनिशमेंट अपनी गलती मान लूँ, दूसरी तरफ उसे पनिशमेंट का डर है, तो यानी यहाँ पे विरोधाभास हो रहा है ना। तो आपका यहाँ पे पद्धति वर्जन विरोधाभासी परिस्थिति करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे सारे क्वेश्चन जो है हमने कर लिए हैं, यहाँ पर इतना ही। अगर कोई डाउट होता है कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच।